हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। मैं हूं अर्पित नेमा फ्रॉम अ फेवरेट फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म, जहां पे आप सब पढ़ सकते हो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी एब्सोल्युटली फॉर फ्री एट learnerhub.com। तो अब आपका इंतजार खत्म। बहुत सारे वीडियोस अपन ने पढ़े थे किसके, केमिकल बॉन्डिंग के, लेकिन अब वो तो खत्म हो ही चुका है। पीवाईक्यू आप कर चुके हो, मस्ट प्रैक्टिस मैंने करा दिया, डाउट सेशन उसका खत्म हो चुका है। इतने सारे कॉन्सेप्ट एडॉन से अपन ने कॉन्सेप्ट पढ़े थे। अब बारी आती है आपकी नेक्स्ट चैप्टर स्टेट ऑफ मैटर का। ठीक है, इसमें से अपन क्या क्या कवर करने वाले हैं, सब चीज देखेंगे। ठीक है, और आज क्या करेंगे वो आपको बताता हूं। चलो फिर मेरे साथ। चलिए, तो बात है कुछ यूं कि हम इतने सारे चैप्टर जो है अभी तक कवर कर चुके हैं। स्टेट ऑफ मैटर की अपन को बात करनी है। ठीक है, अब बात क्या करना है इसमें। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था केमिकल बॉन्डिंग में मैंने आपको फोर्सेस के बारे में ज्यादा बातें नहीं करी थी। ठीक है, तो इसमें अपन सबसे पहले पढ़ेंगे वंडर वॉल फोर्सेस, क्योंकि इस चैप्टर में ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रखता है। आपको वंडर वॉल इक्वेशन भी देखने को मिलेगी। ठीक है, इसी के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड भी देखेंगे। चलो, अब बिना कुछ टाइम वेस्ट करे जल्दी से देखते हैं कि ये होता क्या है। सबसे पहले आपको बहुत सारी डेफिनेशंस मिलेंगी। सबसे पहले डेफिनेशन पढ़ लेते हैं, फिर उसको अपन डिफाइन करेंगे। पहला क्या है, वंडर वॉल फोर्स are a type of intermolecular forces that arises from uneven distribution of charges within molecule। क्या बोल रहा है भाई, वंडर वॉल फोर्सेस एक ऐसा फोर्स है, एक इंटरमोलिकुलर फोर्स है। वो इंटरमोलिकुलर फोर्स है, इसके बारे में समझना पड़ेगा। ठीक है, दैट अराइजेस फ्रॉम अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस। मतलब कि अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन में मतलब कि यूनिफॉर्म नहीं है, नॉन यूनिफॉर्म है। एक साइड ज्यादा चार्ज है, एक साइड कम चार्ज है, पहली चीज। ठीक है, तो आपको कौन सा फोर्स देखने को मिलता है, वंडर वॉल फोर्स। ठीक है, और भी ये डेफिनेशन देखने को मिलेगी आपको कि वंडर वॉल फोर्सेस आर those bonds that plays the role of attraction both molecule and atom। दोनों में हो सकता है, मॉलिक्यूलर एटम में। द इंट्रैक्शन इंक्लूड्स वीक, देखो क्या है ये, वीक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लाइंग इन अ क्लोज रेंज विद इन मॉलिक्यूल लैकिंग चार्जेस। ठीक है, चलो अब समझते हैं आगे। The van der Waals forces is a short range force existing in a both gas or liquid phase due to the fluctuation of electron cloud surrounding the nucleus। अब यहां पर जो बातें हो रही हैं, ज्यादातर बातें किसकी हो रही हैं, देखो, या तो डिस्ट्रीब्यूशन की बात हो रही है, ठीक है, या फिर क्या बात हो रहा है, क्लोज रेंज का बात हो रहा है, और आपको देखने को मिल रहा है इंटरमोलिकुलर फोर्सेस की बातें हो रही हैं। ठीक है, तो अपन ने 3 डेफिनेशन समझी हैं। समझ में अपन को, ना तो मेरे को आया अभी, अब अपन समझते हैं अच्छे से। ठीक है, अब सुनो, अब अपन आगे चलते हैं। ऐसे पलटाओ पेज, देखो ए और बी मान के चलते हैं, ये दोनों के दोनों है पार्टिकल। ये है एक पार्टिकल, ठीक है, ये भी है एक पार्टिकल, है कि नहीं, मजा आ रहा है। देखो, ए और बी दोनों के दोनों पार्टिकल हैं, इनके बीच में कुछ फोर्सेस हैं। ठीक है, तो मान के चल रहा हूं, या तो अट्रैक्शन होगा, अट्रैक्टिव फोर्स होगा, या फिर रिपल्सिव फोर्स होगा, रिपल्सिव फोर्स होगा। ठीक है, क्योंकि ये अलग अलग हैं। ध्यान से सुनना, एक वर्ड को बता रहा हूं मैं। कौन सा पढ़ा था अपन ने, देखो पीछे ये पढ़ा था इंटरमोलिकुलर फोर्स। अब इंटर का मतलब समझ लो सबसे पहले तो। इंटरमोलिकुलर क्या होता है, इंटर होता है एक, और एक होता है इंट्रा। ठीक है, दोनों शब्द को ध्यान से समझना। यहां पर इंटर है, यहां पर इंट्रा है। ठीक है, तो सुनो अच्छे से। इंटर को एकदम सपोज कर लो, जो भी आप फैन है किसी भी चीज के, फुटबॉल देखते हो, क्रिकेट देखते हो, ठीक है, तो अगर किसी कंट्री के बीच में बहुत सारी टीम बनी हुई हैं और उनके अंदर मैच हो रहा है, मतलब एक ही कंट्री का, जैसे आईपीएल हो गया, मुंबई की टीम है, चेन्नई की टीम है, गुजरात की टीम है, बहुत सारी टीम है ना। अब बता है तो इंडिया की ना, तो इंडिया के अंदर की टीम के बीच में हो रही है, तो उसको अपन कंपटीशन को क्या बोल सकते हैं, इंट्रा। ठीक है, तो यहां पे मैं क्या बोलूंगा, विद इन, विद इन। ठीक है, अब और इंटर मतलब कि जैसे कि वर्ल्ड कप हो रहा है, ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड हो रहा है, ठीक है, ऐसे जब बात हो रही है, इंडिया वर्सेस जिम्बाब्वे हो रहा है, इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज हो रहा है, मतलब 2 अलग अलग कंट्री हैं। ठीक है, तो वो कंपटीशन का नाम क्या होता है, इंटर। तो इसको मैं क्या बोलूंगा, डिफरेंट। ठीक है,
ये हो गया अलग, ये हो गया सेम। ठीक है, समझ में आ गया? इसको कैसे समझोगे? इंटरनेशनल, इंटरनेशनल, और ये क्या हो जाएगा? इंट्रानेशनल, इंट्रानेशनल। ये याद करने के बस तरीके बता रहा हूं, याद नहीं करना, समझने के तरीके हैं। ठीक है, अब उनने बात करी है इंटरमॉलिक्यूलर, मतलब कि दो मॉलिक्यूल होंगे लेकिन अलग अलग मॉलिक्यूल होंगे। ठीक है, अब ध्यान से सुनो, ऐसा नहीं है कि H और एक F है और एक H और एक F है। ठीक है, और अगर इनके बीच में कोई बॉन्डिंग हो रही है, कोई बॉन्डिंग हो रही है मान के चलो, ठीक है, तो इसको मैं क्या बोलूंगा? इंटर ही बोलूंगा, इंटर ही बोलूंगा। क्यों बोलूंगा? क्योंकि ये एक अलग मॉलिक्यूल है, ये एक अलग मॉलिक्यूल है, भले ही सेम है लेकिन अलग अलग मॉलिक्यूल है ना भाई, भले ही सेम दिख रहा है लेकिन अलग अलग है। समझ में आ गया? ठीक है, अब अगर ध्यान से सुनो, कोई ट्विन खेल रहे हैं, ट्विन्स खेल रहे हैं, ठीक है, अब वो सेम दिखते तो हैं लेकिन अलग अलग टीम में है, तो इंटर ही हुआ ना, इंट्रा थोड़ी हो गया वो। अब ऐसा नहीं है कि वो वहां पे जाके फिक्सिंग कर लेगा। ठीक है, तो ऐसा हो गया, समझ में आ गया था ना? ठीक है, तो अब अगर दो अलग अलग मॉलिक्यूल्स के बीच में, दो अलग अलग एटम के बीच में जो फोर्स है, ठीक है, उसको मैं क्या बोलूंगा? इंटर। अभी क्योंकि अपन ने पार्टिकल लेके चला है तो इसको मैं बोलूंगा इंटर पार्टिकुलर फोर्स, इंटर पार्टिकुलर फोर्स। समझ में आ गया? ठीक है, अब अगर वो जो पार्टिकल है वो एक एटम है, वो दोनों के दोनों एटम है, तो इनका ही नाम क्या हो जाता है? इंटर एटमिक फोर्स, इंटर एटमिक फोर्स। अब अगर वो वाला जो पार्टिकल है वो मॉलिक्यूल होता है, अगर वो पार्टिकल जो है वो एक मॉलिक्यूल है, तो वो हो जाता है आपका इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स। ठीक है, समझ में आ गया है ना? तो देखो, दो चीजें अपन ने समझी, इंटर एटमिक फोर्स और इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स। ठीक है, ठीक है, क्या हो गया? बस दो पार्टिकल हैं, ठीक है, ए और बी, उनके बीच में कुछ अट्रैक्शन फोर्स होगा, कुछ क्या, उसको ही मैं बोल सकता हूं कि मतलब इंटर पार्टिकुलर फोर्स है। अब उस फोर्स में अगर कोई वो पार्टिकल, वो एटम है, दो एटम है मिलके फोर्स है, तो हो जाएगा आपका इंटर एटमिक फोर्स, और इसको बोल सकता हूं इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स। अब ये जो फोर्स होते हैं ये होते हैं थोड़े से वीक। ठीक है, इनको ही ओवरऑल बोल दिया जाता है क्या? वंडर वॉल फोर्स। इसको ही बोल दिया जाता है वंडर वॉल फोर्स। क्लियर है? अब बात आती है यहां पर डिस्ट्रीब्यूशन की। ठीक है, अपन ने पहले क्या पढ़ा था? देखो, ये डिस्ट्रीब्यूशन की बात आती है कि ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस विद इन मॉलिक्यूल सही से हो रहा है या नहीं। ठीक है, तो इसको अपन आगे थोड़ा अच्छे से समझेंगे। ठीक है, इतना लिख लिया होगा मेरे ख्याल से तो सबने, है ना? अब चलो थोड़ा और आगे चलते हैं। वंडर वॉल फोर्सेस बहुत टाइप के होते हैं, कौन कौन से? देखो, ये होता है वंडर वॉल फोर्सेस, पहला होता है आयन डायपोल फोर्स, आयन डायपोल फोर्स। दूसरा होता है डायपोल डायपोल फोर्स, आयन इंड्यूस डायपोल फोर्स, डायपोल इंड्यूस डायपोल फोर्स, और इंड्यूस डायपोल इंड्यूस डायपोल फोर्स। ठीक है, तो मेजर जो वर्ड आ रहे हैं वो आपके पास सिर्फ तीन है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो। एक तो है आयन, दूसरा है डायपोल, तीसरा है इंड्यूस डायपोल, इंड्यूस डायपोल। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो रहा है? आयन मतलब कि कोई भी ऐसी स्पीसीज जिसके ऊपर चार्ज है यार। ठीक है, मतलब क्या होगा? या तो पॉजिटिव चार्ज हो या नेगेटिव चार्ज हो। एग्जाम्पल, ये क्या हो जाएगा? पॉजिटिव मतलब कैटायन हो, नेगेटिव मतलब एनायन हो। कैटायन मतलब जैसे कि प्लस चार्ज, Na प्लस, है कि नहीं? एनायन मतलब नेगेटिव चार्ज, बहुत सारे Cl माइनस, है ना भाई सब। अब देखो, ये हो गए आयन। अब डायपोल का मतलब समझना पड़ेगा, तो ध्यान से सुनो। पोलर मतलब पता है, नॉर्थ पोल साउथ पोल पता है अर्थ का। ठीक है, तो वो क्या हो गए? दो पोल, उनको क्या बोलूंगा? डायपोल। एक साइड नेगेटिव, एक साइड मान लो नेगेटिव, एक साइड मान लो पॉजिटिव, वो क्या होगा? डायपोल हो गया, खत्म बात। ध्यान से सुनो, एक HCl का मॉलिक्यूल मान लेते हैं, एक H इधर है, एक Cl इधर है। ठीक है, समझ में आ गया? अब अगर चलो दूसरा भी मान के चलते हैं, एक ऐसा एटम है। ठीक है, समझ में आ गया? अब यहां पर सोचो कि इसकी जो इलेक्ट्रॉन अभी डेंसिटी है वो यूनिफॉर्म है। ठीक है, पार्टिकल हमें दिख रही है, इलेक्ट्रॉन अभी धीमे 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 घूम रहा है, तो कभी यहां पे नेगेटिव है, कभी यहां नेगेटिव, कभी यहां नेगेटिव, कभी यहां नेगेटिव, कभी यहां नेगेटिव।
ठीक है, ऐसे घूम रहा है। अब क्या हुआ, तो यहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो गई, एकदम यूनिफॉर्म हो गई, हर जगह पॉजिटिव नेगेटिव है ना, क्लियर। चलो अब इलेक्ट्रॉन तेज तेज घूम रहा है, तेज तेज घूम रहा है, तेज तेज घूम रहा है, तो एक साइड क्या लगेगा, एक साइड वो ज्यादा आएगा, ज्यादा बार आएगा, ठीक है। तो क्या होगा, मान के चलते यहां पर इलेक्ट्रॉन जो है वो ज्यादा बार आ रहा है, इलेक्ट्रॉन बहुत घूम रहा है इधर। अगर यहां पर ज्यादा घूम रहा है, ज्यादा बार यहां पे आ रहा है, तो इस साइड क्या हो जाएगा भाई, इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होता है, जल्दी से बता दो, इलेक्ट्रॉन का चार्ज, ठीक है। तो ये वाला जो आपको पार्ट दिखेगा, ये कैसा दिखेगा आपको, एकदम सही नेगेटिव चार्ज। ये क्या हो जाएगा, नेगेटिवली चार्ज, ओहो हो, ये हो जाएगा आपका नेगेटिवली चार्ज, ठीक है। और इस साइड क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन यहां कम है ना, तो ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। तो यहां पर दो चीज जनरेट हो गई, पहले कुछ नहीं था, पहले जीरो था, अब दो चीज जनरेट हो गई, नेगेटिव और पॉजिटिव, तो मैं उसको बोलूंगा नॉर्थ और साउथ, ठीक है, प्लस और माइनस, मतलब एक पोल दो पोल डायपोल, क्लियर है, ठीक है। तो यहां पर हो गया पॉजिटिव और नेगेटिव, मतलब चार्ज का जनरेशन जहां पर भी हो जाए वो मॉलिक्यूल डायपोल हो जाएगा, क्लियर है, ठीक है। जैसे एग्जांपल लिया अपन ने HCl का, Cl क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, ऑक्सीजन भी इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, फ्लोरीन भी इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो ये क्या करते हैं, ये क्या करेगा, इसको अपने साइड इलेक्ट्रॉन को ढकेल लेगा, खींच लेगा, तो यहां पर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, ठीक है। और यहां पर हो जाएगा फिर पॉजिटिव चार्ज, क्यों, क्योंकि इससे खींचा गया है, इससे खींचा गया है, तो इसके ऊपर जाएगा नेगेटिव, इसके ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव। सर ये जो आपने बनाया हुआ है इस साइन को क्या कहते हैं, ये वाला जो साइन, इसको बोला जाता है पार्शियल, पार्शियल। तो एक बात हमेशा याद रखें, हमेशा हमेशा, पूरा पूरा यूनिट चार्ज नहीं आता है, ठीक है, यूनिट चार्ज नहीं आता है, मतलब कि जैसे कि अगर मैं बात कर रहा हूं Na और Cl का, अगर इनका बॉन्ड टूटता है, पानी में डालते हो, तो यहां पर यूनिट चार्ज आता है Na प्लस Cl माइनस, ठीक है। यहां पर देखो ऐसा साइन नहीं लगा हुआ है पार्शियल का, ठीक है। तो क्योंकि ये बॉन्ड पूरा टूट रहा है ना, पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है, इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट एक साइड ज्यादा हो रहा है, ठीक है। यहां पर लेकिन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होता है, अनइवन होता है, एक साइड ज्यादा एक साइड कम, इसीलिए कोवेलेंट बॉन्ड तो ऐसे टूटेगा नहीं, ठीक है। तो क्या जाता है इसके ऊपर, पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव, ठीक है। अब देखो क्योंकि इसके ऊपर चार्ज का क्या हो गया, जनरेट हो गया चार्ज, तो इसको मैं क्या बोल सकता हूं, मैं डायपोल बोल सकता हूं। इजी, समझ में आ गया। अब बात करते हैं, हमने पढ़ लिया आयन, हमने पढ़ लिया डायपोल, अब आती है बात इंड्यूस डायपोल की, ठीक है। तो इसको मैं आगे आपको करते करते बताऊंगा कि इंड्यूस डायपोल क्या होगा। इंड्यूस मतलब कि सामने के ऊपर अगर चार्ज नहीं है तो इंड्यूस कराना, चार्ज उस पर लेके आना, ठीक है। तो उसके बारे में अपन बात करेंगे आगे, तो उसमें मत घबराओ। चलो अब बात करते हैं, एक एक करके सब फोर्स पढ़ते हैं। पहला है हमारा कौन सा, आयन डायपोल फोर्स, आयन डायपोल फोर्स। अगर मैं आपसे एक बात कहूं कि ये फोर्स आप पढ़ चुके हो, तो आप मानोगे, नहीं मानोगे, अभी समझ में जाएगा। देखो यहां पर क्या है, एन आयन डायपोल फोर्स इज एन अट्रैक्टिव फोर्स दैट रिजल्ट फ्रॉम द इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन बिटवीन एन आयन एंड न्यूट्रल मॉलिक्यूल दैट हैज अ डायपोल। देखो एक तो बोल रहा है वो न्यूट्रल मॉलिक्यूल, एक बोल रहा है उसके अंदर डायपोल होना चाहिए। अब ध्यान से सुनो, ठीक है। एक आयन डायपोल, आयन ले लो सबसे पहले, तो मान के चलते हैं Na+ लिया, देखो अभी याद आ जाएगा एकदम खट से। और एक कोई न्यूट्रल मॉलिक्यूल लेना है, मतलब कि न्यूट्रल मतलब कि ओवरऑल मॉलिक्यूल के ऊपर कोई चार्ज नहीं होना चाहिए, ठीक है। वो होना तो न्यूट्रल चाहिए, लेकिन वो क्या होना चाहिए, डायपोल होना चाहिए, अलग अलग पोल होने चाहिए। जैसे कि एग्जाम्पल की बात करते हैं H2O, इसके ऊपर कोई चार्ज है क्या, सर नहीं है, तो इसको क्या बोलूंगा मैं, न्यूट्रल मॉलिक्यूल, न्यूट्रल मॉलिक्यूल। लेकिन अगर मैं बात करूं सर फिर ये पोलर कैसे हो गया, अरे इधर देखो HO, ये H, ऑक्सीजन क्या होता है, ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो ये हो रहा है कोवलेंट बॉन्ड, ये इससे थोड़ा सा बॉन्ड खींच लेगा, इसके ऊपर पॉजिटिव जनरेट कर देगा, तो हो गया ना डायपोल, हो गया ना डायपोल, ठीक है। तो अब देखो क्या होगा, ये आयन हो गया, अगर मैं बात कर रहा हूं आपका कौन सा O, ये H और ये H, ठीक है। फिर से एक O, ये H और ये H,
ध्यान से देखना, ठीक है। अब क्या होगा, ये आयन और ये ऑक्सीजन आपस में ऐसे 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 कुछ फोर्स से जुड़ जाएंगे। क्यों जुड़ गए सर? क्योंकि इसके ऊपर पॉजिटिव है, इसके ऊपर नेगेटिव है ना। तो इनके बीच में कुछ फोर्स आ जाएगा, उसको ही बोला जाता है आयन डायपोल फोर्स। आयन डायपोल फोर्स। कितना इजी था, बहुत इजी था। अब अगर मैं आपसे बोलूं ये पढ़ चुके हो और आप बोल रहे हो नहीं पढ़ चुके हो, तो मैं बोलूंगा अरे ऐसे कैसे। ध्यान से सुनो, अपन ने सॉल्वेशन पढ़ा था, सॉल्वेशन पढ़ा था, जहां पर सोडियम को सबने घेर लिया था, क्लोरीन को सबने घेर लिया था, ठीक है। तो वही तो चीज है, ठीक है। अब ये अपन ने बात करी है कैटायन की, आप ले सकते हो एनायन भी, ठीक है। तो एनायन में क्या हो जाएगा, ध्यान से देखना, एनायन में इसका डेल्टा पॉजिटिव अट्रैक्ट होगा, ठीक है। क्यों? अपोजिट चार्ज है यार, सिंपल सी बात है, ये तो एकदम बेसिक है ना। अब पॉजिटिव में क्या होगा, इसका डेल्टा नेगेटिव होगा, ठीक है, अट्रैक्ट होगा। तो इन दोनों के बीच में जो फोर्स होगा उसको ही बोला जाता है आयन डायपोल फोर्सेस। लेकिन एक्सेप्शन ये है, हम सब जानते हैं कि वंडरवॉल फोर्स क्या होते हैं सर, वीक अट्रैक्शन होते हैं, वीक फोर्स होते हैं। लेकिन आयन डायपोल फोर्स सिर्फ एक ऐसा फोर्स है जो क्या हो सकता है, आपका स्ट्रॉन्ग भी हो सकता है, ठीक है। तो इसको आप मार्क कर लो, एक बार लिख लो ऐसे, जो आयन डायपोल फोर्स है, कौन सा, आयन डायपोल फोर्स, ठीक है। तो लिखो मेरे साथ, आयन डायपोल जो फोर्स है वो स्ट्रॉन्ग भी हो सकता है, स्ट्रॉन्ग फोर्सेस में भी क्या हो सकता है, वो काउंट हो सकता है। क्लियर है? इसीलिए एनसीईआरटी इसको नहीं मानती है, क्या, वंडरवॉल फोर्सेस या फिर वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, उसमें ये काउंट ही नहीं करती है, ठीक है। समझ में आ गया? तो अगर मैं आपसे अब स्ट्रेंथ पूछूंगा इन पांचों में से, ये वाले पांचों में, तो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग कौन सा है, ये वाला सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग। क्लियर है? आयन समझ में आ गया, डायपोल आपको पता है। अब देखो आप पूरे कर लोगे, देखो चलो आगे चलते हैं। आगे है हमारा कौन सा, डायपोल डायपोल फोर्स। डायपोल डायपोल मतलब कि एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल होगा, ठीक है, न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, उसका एक पोल और दूसरे न्यूट्रल मॉलिक्यूल का दूसरा पोल आपस में क्या करेंगे, बॉन्डिंग करेंगे, ठीक है। तो क्या बन गया, वो क्या बन गया, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स तो वो बना, ठीक है, लेकिन डायपोल डायपोल बना। एग्जाम्पल देखना है, चलो देखते हैं। एग्जाम्पल की बात कर रहे हैं, H, ये Cl ले लो, या फिर H एक और Cl ले लो। अब ध्यान से देखना, ठीक है। देखो क्या लगा, सबसे पहले डेफिनेशन एक बार और पढ़ लेते हैं। एन डायपोल डायपोल फोर्सेस इन एन अट्रैक्टिव फोर्स, द पॉजिटिव एंड ऑफ वन पोलर मॉलिक्यूल एंड द नेगेटिव एंड ऑफ अनदर पोल ऑफ मॉलिक्यूल। तो मैं आपको हाईलाइट कर देता हूं कि आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, सिर्फ वही पढ़ो, ठीक है। डायपोल डायपोल फोर्स तो पता है, ठीक है। क्या होगा, पॉजिटिव एंड ऑफ वन पोलर मॉलिक्यूल और नेगेटिव एंड ऑफ अनदर पोलर मॉलिक्यूल, बस इतना ही काम का है आपके। एंड द ये सब मत लिखा करो, है ना। तो आप क्या करना है, ऐसे लिखना, पॉजिटिव एंड ऑफ वन पोलर प्लस नेगेटिव एंड ऑफ सेकंड पोलर, ऐसे अनदर पोलर, ठीक है। इतना पूरा मत लिखा करो ना। अब ध्यान से देखते रहो, बहुत इजी चलेगा। पोलर मतलब कि यहां पर हम सभी जानते हैं कि यहां पर जनरेट हो जाएगा नेगेटिव चार्ज, यहां पर हो जाएगा पॉजिटिव चार्ज, यहां पर नेगेटिव चार्ज, ओहो उल्टा उल्टा, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, क्यों, क्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है सर, ठीक है। देखो ये नेगेटिव ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, दोनों के दोनों पोलर है, दोनों के दोनों पोलर है ना। अब क्या होगा, इसका नेगेटिव और इसके पॉजिटिव के बीच में कुछ फोर्स आ जाएगा। क्या आ जाएगा भाई, कुछ फोर्स आ जाएगा, और उस फोर्स को मैं क्या नाम दूंगा, इस फोर्स को क्या नाम दूं, बिल्कुल डायपोल डायपोल, डायपोल डायपोल फोर्स, ठीक है, डायपोल डायपोल फोर्स। क्लियर है, ठीक है। यहां पर दोनों के दोनों जो मॉलिक्यूल हैं वो पोलर हैं, पोलर है मतलब कि आप ध्यान समझ जाओ, डायपोल पोलर एक ही वर्ड है, डायपोल मतलब चार्जेस, पोलर मतलब भी किसी कंपाउंड जिसके ऊपर चार्ज होता है। क्लियर है, ठीक है। और एग्जांपल हो सकते हैं क्या, बहुत सारे एग्जांपल है, HF ये वाला, ठीक है। कभी भी इनको सॉलिड लाइन से नहीं दिखाना, वीक होते हैं वो, ठीक है। चलो फोर्सेस है ये, फोर्स कौन सा फोर्स, डायपोल डायपोल फोर्स। क्लियर, समझ में आ गया है ना। अब एक और एग्जांपल है इसका, डायपोल डायपोल फोर्स का, डायपोल डायपोल फोर्स, इसमें एक और बॉन्ड आता है जिसको बोलते हैं अपन हाइड्रोजन बॉन्ड,
हाइड्रोजन बॉन्ड। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है लिखना, ठीक है, बाकी सब आप समझ ही जाओगे, ये समझना इंपॉर्टेंट है। जो हाइड्रोजन बॉन्ड है वो भी डायपोल डायपोल फोर्स का ही एक केस होता है, ठीक है, क्लियर हो गया, ठीक है। चलो अब अपन आगे चलते हैं, है ना, इसमें आपको इतना ही समझना था। अब चलो आगे, आगे कौन सा है, आयन इंड्यूस डायपोल। अब ये थोड़ा सा अलग है, ये थोड़ा सा इतना सा अलग है, बाकी पूरा इजी है। देखो ध्यान सुनो, यहां पर बोल रहा है आयन और इंड्यूस्ड डायपोल। अब जब भी आपके सामने वर्ड जाए इंड्यूस्ड डायपोल, ठीक है, तो यहां पर लिख लो साइड में एकदम, अगर आ रहा है इंड्यूस्ड डायपोल तो समझ जाना वो वाला मॉलिक्यूल क्या होगा, नॉन पोलर होगा, नॉन पोलर मॉलिक्यूल होगा। नॉन पोलर मतलब कि उसके पास कोई पोल नहीं है, मतलब कोई भी चार्जेस नहीं है, नो चार्जेस, नो चार्जेस। क्लियर, समझ में आ गया, एग्जांपल से समझते हैं, ठीक है। सबसे पहले डेफिनेशन पढ़ लो, एन आयन इंड्यूस्ड डायपोल अट्रैक्शन इज अ वीक अट्रैक्शन। सारे के सारे में अपन ने वीक अट्रैक्शन कहीं ना कहीं पढ़ाई, ठीक है। दैट रिजल्ट्स व्हेन approach of ion induces a dipole in a atom or non-polar molecule by disturbing the arrangement of electron in the non-polar species। ठीक है, समझ में नहीं आया, चलो समझते हैं, आ जाओ। ये एक आपके पास स्पेयर दिख रहा है, यहां पर होगा आपका पॉजिटिव मतलब न्यूक्लियस होगा, ठीक है, ये आपको स्पेयर दिख रहा है। अब यहां पर जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ना वो पूरी की पूरी क्या है, यूनिफॉर्मली है। यूनिफॉर्मली मतलब कहीं पे कम कहीं पे ज्यादा नहीं है, कहीं पे कम कहीं पे ज्यादा नहीं, मतलब कहीं पे नेगेटिव कहीं पे पॉजिटिव पर चार्ज ज्यादा नहीं होगा, मतलब ये टोटल क्या हो गया, एकदम आपका हो गया नॉन पोलर, नॉन पोलर। अब नॉन पोलर का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि इसके पास इलेक्ट्रॉन ही नहीं होगा, इलेक्ट्रॉन तो होगा ना भाई, ठीक है। तो कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉन है लेकिन वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, इसके कारण इसके पास कोई भी डायपोल नहीं है, ठीक है, नो डायपोल, है ना। चलो अब अगर मैं इसको एक पॉजिटिव के सामने रख देता हूं, ध्यान से देखना, ठीक है। चलो अपन इसको अलग से एक बार बना लेते हैं डेफिनेशन में। ये आपका पहले था यूनिफॉर्म, अब जैसे ही मैंने एक पॉजिटिव के सामने इसको रख दिया, अब क्या होगा, इलेक्ट्रॉन तो इसके अंदर है ही है। अब इलेक्ट्रॉन है, जैसे ये पॉजिटिव के साइड आएगा, वो जो इलेक्ट्रॉन होंगे इस मॉलिक्यूल के सिर्फ एक साइड आके बैठ जाएंगे, इधर एक साइड आके बैठ जाएंगे। क्यों, क्योंकि वो जो इलेक्ट्रॉन है ना वो कौन सा चार्ज है भाई, वो है आपका नेगेटिव चार्ज, ठीक है, वो है आपका नेगेटिव चार्ज। तो इसके कारण एक आयन के आने के कारण यहां पर क्या जनरेट हो गया, डायपोल, डायपोल क्या हो गया, जनरेट हो गया, प्रोड्यूस भी लिख सकते हो, जनरेट हो गया, डायपोल का फॉर्मेशन हो गया। क्यों, क्योंकि यहां पर अब ये वाला जो पार्ट है ये तो नेगेटिव हो गया ना, क्यों, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन इस साइड आ गए, पॉजिटिव के साइड पे, है कि नहीं, अपोजिट चार्ज है ना, तो यहां पर क्या होगा, अपोजिट चार्ज है के कारण वो अट्रैक्ट होने लगे, इलेक्ट्रॉन इस साइड आ गए पॉजिटिव पे, ठीक है। तो ये वाला जो पार्ट बचेगा, यहां पे इलेक्ट्रॉन होंगे ही नहीं, हम मान के चलते हैं, और अगर होंगे भी तो बहुत ही कम होंगे, तो ये वाला जो पार्ट हो जाएगा ये क्या सा हो जाएगा, पॉजिटिव पार्ट। हम सभी कहां से चले थे, यहां से, जब उसके पास कोई भी डायपोल नहीं था, कोई भी चार्ज नहीं था। अब कहां पे आ गए, देखो इधर, जब इसके पास क्या होगा, डायपोल आ गया, तो मैं ये बोल सकता हूं कि इस आयन ने इसके ऊपर डायपोल को इंड्यूस किया, इसने क्या करा, इंड्यूस किया, चार्ज जनरेट किया, चार्ज इंड्यूस करा, ठीक है। तो ऐसे ही मॉलिक्यूल को बोला जाता है डायपोल, आयन इंड्यूस डायपोल फोर्स, आयन इंड्यूस डायपोल फोर्स। क्लियर है, समझ में आ गया बहुत अच्छे से, है ना। बस आपको ऐसे ही इसको समझना है, बहुत इजी होगा। जैसे कि अगर मैं बात कर रहा हूं Cl की, क्लोरीन का, एकदम के एकदम ही वो कौन सा बॉन्ड है, वहां पे एकदम नॉन पोलर बॉन्ड है, और आप वहां पर लेके आ गए कोई H+ लेके आ गए, कोई भी कैटायन लेके आ गए, तो उनके बीच में जो होगा वो क्या होगा, वो होगा आयन इंड्यूस डायपोल। क्लियर है ना, बस आपको इसमें इतना ही समझना था। चलो आगे, अब अपन समझते हैं, इसकी बात करते हैं, डायपोल इंड्यूस डायपोल फोर्सेस, डायपोल इंड्यूस डायपोल, ठीक है। ये देखो डायपोल मतलब कि इसके पास क्या होगा, ये तो पोलर नेचर का है, मतलब चार्ज वाला है, ये क्या है, इंड्यूस डायपोल मतलब कि नॉन पोलर नेचर का, नॉन पोलर, चार्ज ही नहीं है, चार्ज ही नहीं है। जैसे कि देखो ऐसा, एक बात कर रहा हूं HCl ले लो, ठीक है, HCl ले लेते हैं, और दूसरा ले लो आप कौन सा भी, कोई भी ले लो आप, नॉन पोलर, नॉन पोलर, जिसके ऊपर आपको क्या करना है, इंड्यूस कर सकते हो डायपोल।
जैसे कि ये वाला क्या एग्जांपल आपको दिख रहा है, ठीक है। अभी समझते हैं, चलो सबसे पहला डेफिनेशन, अ डायपोल इंड्यूस डायपोल अट्रैक्टिव फोर्स है वीक फोर्स, ये तो सब में सेम ही है भाई, ठीक है। व्हेन पोलर मॉलिक्यूल इंड्यूसेस अ डायपोल इज एन एटम, और या फिर कोई नॉन पोलर मॉलिक्यूल के ऊपर बाय डिस्टर्बिंग द अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द नॉन पोलर स्पीसीज, वो क्या बना देता है, डायपोल इंड्यूस डायपोल। जैसे कि ये दिख रहा है आपको, ये क्या है, स्फेरिकल एटम विथ नो डायपोल, एक स्फेरिकल है जैसे कि अपन ने पहले पढ़ा था, इसके पास कोई भी डायपोल नहीं है, क्लियर। अब कोई पोलर आके बैठ गया, पोलर आके यहां पर देखो बैठ गया, पोलर आके बैठ गया, जिसके कारण यहां पर देखो क्या हो गया, जनरेट हो गया, यहां पर ये हो गया सिग्मा पॉजिटिव, मतलब पार्शियल पॉजिटिव, ये हो गया पार्शियल नेगेटिव, ठीक है। तो यहां पे मैं क्या बोल सकता हूं, इनके ऊपर जनरेट क्या हो गया, चार्ज जनरेट हो गया। तो ये देखो, ये तो पोलर था, ये होगा डायपोल, ये क्या होगा आपके पास, ये हो गया इंड्यूस्ड डायपोल, इंड्यूस्ड डायपोल, डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल, ठीक है। तो इनके बीच में जो फोर्स होगा उसको बोलते हैं डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल फोर्सेस, क्लियर है, ठीक है। अब आपको ये तो डायरेक्ट पता ही होता है कि कौन सी चीज टूटती है प्लस और माइनस में, और कोई चीज नहीं टूटती, जो चीज नहीं टूट रही है वो नॉन पोलर है, क्लियर, समझ में आया है ना। तो बस इसके बारे में अपन को थोड़ा सा और ऐसा देखना था। अब ध्यान से सुनो, एक आपका कौन सा, इंड्यूस्ड डायपोल फोर्सेस, इंड्यूस्ड डायपोल फोर्सेस, ठीक है। अब इनकी बात आती है भाई, यहां पर क्या होगा, दोनों के दोनों जो मॉलिक्यूल होंगे, मॉलिक्यूल या तो एटम, ठीक है, वो दोनों के दोनों क्या होंगे, नॉन पोलर मॉलिक्यूल, नॉन पोलर क्या होंगे, पार्टिकल लिख रहा हूं मैं, पार्टिकल मतलब समझ जाना, या तो एटम या तो मॉलिक्यूल की बात कर रहा हूं, ठीक है। दो नॉन पोलर पार्टिकल के बीच में, जैसे कि ए और ये हो गया बी, ए और बी की बात कर लो, इन दोनों के बीच में क्या नहीं है, कुछ भी चीज प्रेजेंट नहीं है। मतलब क्या प्रेजेंट नहीं है, देखो भाई कोई भी चार्ज प्रेजेंट नहीं है। अब इनके बीच में जो फोर्स होगा उसको क्या बोलते हैं, इंड्यूस्ड डायपोल, इंड्यूस्ड डायपोल, इंड्यूस्ड डायपोल, इंड्यूस्ड डायपोल, इंड्यूस्ड डायपोल। कैसे बना सकते हैं, ध्यान सुनो, क्लोरीन का एक मेरे पास पड़ा हुआ है, क्लोरीन ये एटम, ये क्लोरीन एटम, ठीक है, क्लियर है, समझ में आ गया। अब जैसे ही ये हो गया क्लोरीन, ये हो गया क्लोरीन, जैसे ही मैं इनको पास में लेके आ रहा हूं, जैसे मैं पास में लेके आऊंगा तो ये कुछ ऐसे अरेंज हो जाएंगे, देखो एक ऐसा अरेंज हो गया, एक ऐसा अरेंज हो गया, ठीक है। तो अगर यहां पर इसका नेगेटिव है तो यहां पर इसका पॉजिटिव होगा, और अगर यहां पर पार्शियल पॉजिटिव क्रिएट हो गया तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा नेगेटिव, ये हो जाएगा पॉजिटिव, ठीक है। तो अब हमको सभी को पता है कि ये नेगेटिव और पॉजिटिव के बीच में क्या हो जाएगा, कुछ फोर्स जनरेट हो जाएगा, और उस फोर्स को मैं क्या बोलूंगा, इंड्यूस्ड डायपोल, इंड्यूस्ड डायपोल, इंड्यूस्ड डायपोल, इंड्यूस्ड डायपोल फोर्स, इंड्यूस्ड डायपोल फोर्स इनको ही बोला जाता है, ठीक है। क्या हो गए, स्टार्टिंग में दोनों के दोनों नॉन पोलर थे, पास में लेके आए तो उन्होंने पोलरिटी जनरेट कर लिया अपने अंदर, तो उसको क्या बोलूंगा, इंड्यूस्ड डायपोल फोर्स बोला जाता है। इतना सभी को क्लियर है, समझ में आ गया, ठीक है। चलो एक बार वापस से देखो, फिर कुछ और पॉइंट अपन पढ़ते हैं। चलो उम्मीद है वो वाला सब आपने लिख लिया होगा। अब अपन बात करते हैं, कुछ एनर्जी को लेके रिलेशन है इसमें, ठीक है, एनर्जी को लेकर रिलेशन है। सबसे पहले देखो, इंड्यूस्ड डायपोल की बात करते हैं, तो यहां पे एनर्जी के बीच में क्या रिलेशन होता है, ई प्रोपोर्शनल होता है 1/r⁶ से, ठीक है। देखो अब इसको निकालने की बात मत करना, डेरिवेशन आपसे कभी नहीं पूछेगा, और इसका डेरिवेशन अगर ढूंढना भी चाहोगे बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशन है, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, ठीक है। उसको सॉल्व करने के चक्कर में आधा भूल जाओ, ठीक है। तो सिर्फ रिलेशन को याद रखना, कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है कि एनर्जी और यहां पर आपका किसके बीच में, डिस्टेंस के बीच में क्या रिलेशन है, अगर आपका आयन डायपोल है तो, ठीक है। तो आपको बस ये याद रखना है। एक और होता है ई प्रोपोर्शनल टू 1/r⁶, ठीक है। ये है आपका किसके बीच में, आईडी के बीच में, आईडी के बीच का जो रिलेशन ये भी क्या है आपका, ये है आपका डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल और इंड्यूस्ड डायपोल के बीच का रिलेशन, ठीक है। सर दोनों सेम ही है ना, ठीक है, तो बिल्कुल सेम है। अब बात आती है डायपोल फोर्स की। डायपोल फोर्स में ध्यान से सुनो, ये रहा डायपोल
और डायपोल फोर्स के बीच में जो एनर्जी का रिलेशन होता है वो क्या होता है? एक तो होता है आपका E इज इक्वल टू E प्रपोर्शनल टू 1/r⁻³ और एक होता है E जो होता है प्रपोर्शनल होता है r⁻6 से। ये होता है, ठीक है। अब बस डिफरेंस आपको ये देखने को मिलेगा कि यहां पर क्यूब आ गया और यहां पर 6 है, ठीक है। तो जब भी मॉलिक्यूल आपको ये पूछा जाए, जब भी मॉलिक्यूल आपसे पूछा जा रहा है कि वो सॉलिड स्टेट में है क्या, तब आप क्या लिखोगे? एनर्जी का क्या हो जाएगा रिलेशन? ये वाला सॉलिड स्टेट में रिलेशन हो जाएगा आपका कुछ यूं, ठीक है। अब अगर वो सॉलिड में नहीं है, सॉलिड के अलावा कहीं और पे है, ठीक है, तो वो मोशन पे है, ठीक है। अगर वो मोशन पे है, ठीक है, तो आपका रिलेशन कौन सा हो जाएगा? ये वाला आपका रिलेशन ये होगा। क्लियर है? समझ में आ गया? मतलब एक चीज ऐसे पूछ सकता है, स्टेशनरी फेस पे, स्टेशनरी के कंडीशन में डायपोल डायपोल इंड्यूस डायपोल का एनर्जी और डिस्टेंस के बीच में क्या रिलेशन होता है? तो वो ये होता है, ठीक है। समझ में आ गया? अब ये हो गया स्टेशनरी। रोटेशनरी फेस में अगर आपका एनर्जी रिलेशन क्या होता है डिस्टेंस को लेके डायपोल डायपोल फोर्स के अंदर, तो क्या होता है? r⁻6, ठीक है। समझ में आ गया? सिर्फ ये को इसको समझ लो, स्टेशनरी फेस में कम होगा, बाकी सब तो आपका सेम ही, ठीक है। ऐसे पूछा जाता है। अब इसको निकालने के पीछे मत जाना, क्योंकि निकालने के पीछे जाओगे तो आधी सी चीजें मैं आपको बोला हूं वो कंफ्यूज हो जाओगे थोड़े से, ठीक है। उसका डेरिवेशन बहुत ही बड़ा है, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक से लेके आएगा आपको, इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड इलेक्ट्रिक फील्ड से लेके आएगा, इसीलिए कह रहा हूं यहां से समझना। क्लियर है? समझ में आ गया? तो बस आपको इतना ही समझना है। अब अगर कोई पूछ ले कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग में एनर्जी और डिस्टेंस के बीच में क्या रिलेशन है, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग में कौन सा फोर्स होता है? डायपोल डायपोल होता है। लेकिन सर डायपोल डायपोल तो 2 है, कौन सा वाला? तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग का भी केस कौन सा है? यही है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग में हम लेके चलते हैं कि जो हमारा मॉलिक्यूल है वो स्टेशनरी फेस में होगा, ठीक है। मतलब E इज इक्वल टू E प्रपोर्शनल होगा r⁻³ से। क्लियर? समझ में आ गया? अब ध्यान से 2-3 पॉइंट को और लिख लो, फिर अपन आगे चलते हैं, ठीक है। अगर वंडरवॉल फोर्स में आपसे पूछ रहे कि मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट कब ज्यादा होगा, ठीक है, तो याद रखना, अगर आपका वंडरवॉल फोर्स स्ट्रांग है, वंडरवॉल कब ज्यादा होगा? जब वहां पर आपको मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा होगा, मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा होगा, ठीक है। अगर आपसे ऑर्डर पूछ ले जैसे कि ऐसा CH3 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 CH2 और ये CH3, उसने पूछा बताओ बॉइलिंग पॉइंट कहां ज्यादा है, बताओ, ठीक है। तो मॉलिक्यूलर वेट किसका ज्यादा है? इसका ज्यादा है, तो बॉइलिंग पॉइंट भी किसका ज्यादा होगा? इसका ही ज्यादा होगा, ठीक है। अब एक चीज और, अब याद रखना, वंडरवॉल फोर्स, वंडरवॉल जो फोर्स होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है सरफेस एरिया के, सरफेस एरिया के, ठीक है। जितना ज्यादा सरफेस एरिया उतना ज्यादा वंडरवॉल फोर्स और उतने ही ज्यादा उसका बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट। तो एक बस इन चीजों को याद रख लो, बाकी तो सब अपना एकदम चंगा है। क्लियर? समझ में आ गया? बस अब इनको अलग से लिखना, मगर इनको अलग से लिखना, ठीक है। अपन आगे भी डिस्कस करेंगे इसके बारे में, अभी तो चैप्टर स्टार्ट ही हुआ है ना। तो इनको अलग से लिखो, इनको अलग से लिखो, है ना। E⁻1/r⁶ सबके लिए होती है, सबके लिए। सिर्फ इसमें स्टेशनरी फेस में E⁻6 हो जाता है, E⁻3 हो जाता है। क्लियर है? अब क्योंकि अपन ने इतनी बातें कर ली हैं भैया हाइड्रोजन बॉन्डिंग की, और अपन केमिकल बॉन्डिंग में तो अपन पढ़ के नहीं आए थे, तो एक काम करते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड के बारे में थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं, ठीक है। चल हाइड्रोजन बॉन्ड के बारे में देखते हैं। हाइड्रोजन बॉन्ड बहुत इजी बॉन्ड है, ध्यान से देखो। हाइड्रोजन बॉन्ड इज ए स्पेशल टाइप ऑफ डायपोल डायपोल इंटरेक्शन, अभी बताया था, डायपोल डायपोल इंटरेक्शन, ठीक है, ऑपरेटिंग बिटवीन द मॉलिक्यूल इन विच हाइड्रोजन एटम। ध्यान सुनो, पहले ही उसने फिक्स कर दिया कि हाइड्रोजन एटम होना चाहिए, हाइड्रोजन एटम होना चाहिए, वो होना ही होना। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन नाम ही है उसका, ठीक है। हाइड्रोजन एटम इज कोवैलेंटली बॉन्डेड टू अ हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। मान के चलते हैं ए जो है हमारा वो क्या है? एक हाइड्रोजन एटम है, ठीक है। सर एच क्यों नहीं ले रहे हो? अरे अभी अभी आगे ले लेंगे। ए हमारा हाइड्रोजन एटम है
और बी हमारा यहां पर इनके बीच में बन रहा है कोवेलेंट बॉन्ड, और बी जो है हमारा वो क्या है, वो है हमारा एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। अब मेरे ख्याल से सबको पता होगा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कौन कौन से होते हैं। सर फ्लोरीन होता है, ऑक्सीजन होता है, क्लोरीन होता है, नाइट्रोजन होता है। तो जब भी आपको बॉन्डिंग दिख जाए फोन कॉल के साथ, ठीक है, इसको कैसे समझोगे, फोन कॉल्स कैसे समझेंगे, ध्यान से देखो। आप एन को ऊपर कर लो, सीएल को नीचे कर लो, ठीक है, फोन कॉल्स से समझेंगे, फोन कॉल मतलब कि अगर फ्लोरीन के साथ है, ऑक्सीजन के साथ है, नाइट्रोजन के साथ है, या फिर क्लोरीन के साथ अगर हाइड्रोजन एटम डायरेक्टली अटैच है, तो उनके बीच में जो बॉन्डिंग होगी वो कौन सी होगी, आपकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। क्लियर है, समझ में आ गया। जैसे कि एग्जांपल की भाई बात कर लेते हैं, क्या दिक्कत है, देखो यहां पर HO, ये H, ठीक है, ये जो हाइड्रोजन है डायरेक्टली अटैच किससे है, ऑक्सीजन से है, ठीक है, इसके ऊपर फिर से नेगेटिव, इसके ऊपर पॉजिटिव। क्लियर है, तो इनके बीच में क्या हो सकता है, अब दूसरा अगर मॉलिक्यूल आएगा उनके बीच में क्या हो जाएगा, देखो हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी। अब ध्यान से सुनना, ये तो कोवेलेंट बॉन्डिंग है, ये कोवेलेंट बॉन्डिंग है। ये जो डैश लाइन दिखती है ये क्या बताता है, हाइड्रोजन बॉन्ड। करके दिखाता हूं, ध्यान से देखो, यहां पे ऐसे लिख लो O, ये एक H, ये एक H, एक और मॉलिक्यूल होगा वो कैसा देखेगा, देखो H, यहां पर एक O बना देता हूं, यहां पे एक H बना देता हूं। ध्यान से देखना, इसके ऊपर क्या है, पार्शियल पॉजिटिव, क्यों, इससे इलेक्ट्रॉन खींचा जाएगा, कौन खींचेगा, आपका ऑक्सीजन, ऐसा। इसके ऊपर क्या है, पार्शियल पॉजिटिव, इसके ऊपर क्या है, पार्शियल नेगेटिव। तो अब हम सबको एक चीज बहुत अच्छे से दिख रही है, क्या, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, तो आपस में क्या करेगा, देखो ऐसे 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 करके ये बॉन्ड बना लेगा। और ऐसे बॉन्ड का फॉर्मेशन, ऐसे अगर फोर्स का फॉर्मेशन हो रहा है, ऐसे बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है, उसको मैं क्या बोलूंगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गई, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गई। क्लियर, समझ में आ गया। अब ध्यान से सुनना, अगर कोवेलेंट बॉन्ड अच्छा खासा स्ट्रांग है, फ्लोरीन है, ठीक है, तो समझ जाना कि यहां पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग अच्छे से हो सकती है। जैसे कि एग्जांपल समझो, अपन दो लेके चल रहे हैं ना, A, ये B, और यहां पर डैश 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 C, ऐसा लेके चलते हैं, ठीक है। अब एक H तो होना ही होना है, एक H तो होना ही होना, ठीक है, तो यहां पे मैं हाइड्रोजन लगा देता हूं, ये होगा आपका एक हाइड्रोजन, ठीक है। अब ध्यान सुनो, अगर A जो है वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है C से, तब तो और अच्छी बात है, तब बहुत अच्छी बात है। क्यों, क्योंकि यहां पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होना ज्यादा जल्दी से क्या हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। देखो दो केस बनते हैं, अगर A आपका ऑक्सीजन है, ठीक है, और C आपका नाइट्रोजन है, तो ठीक है, ठीक है, C आपका नाइट्रोजन है। अब यहां पे देखो ये अलग अलग क्या है, सर इसमें अलग अलग क्या है, क्योंकि ये बात कर रहा है जब हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है, ये हाइड्रोजन बॉन्ड है, ये क्या है आपका, ये कोवेलेंट बॉन्ड है, कोवेलेंट बॉन्ड है, ठीक है। अभी इसको आपको और अच्छे से समझ में जाएगा कि ये मैं बताना चाह रहा हूं कि कौन सा मॉलिक्यूल ज्यादा अच्छा स्टेबल क्या बना सकता है, हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है। अगर A ऑक्सीजन है और C नाइट्रोजन है, ये वाला C जो नाइट्रोजन है, तब बहुत अच्छा हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है, ठीक है। अब एक और केस, अगर आपका, ध्यान से सुनना, B जो C है वो क्या है, आपका ऑक्सीजन है, और यहां पर नाइट्रोजन क्या है आपका, वो आपका ये है, A है, A नाइट्रोजन, ठीक है। तो यहां पर इसके कंपैरिजन में थोड़ा सा कम बॉन्डेड बनेगा, क्यों, क्योंकि यहां पर ध्यान से सुनना है, नाइट्रोजन के पास होते हैं लोन पेयर, और लोन पेयर ये शेयर कर लेगा इससे, तो हाइड्रोजन बॉन्ड अच्छे से बनेगा, ठीक है। इसको अपन आगे समझेंगे, उसमें मत घबराओ। चलो अपन ने समझा इसमें कि हाइड्रोजन बॉन्ड होता क्या है ना। अब हाइड्रोजन बॉन्ड के भी दो टाइप होते हैं, कौन कौन से, एक होता है इंटरमॉलिक्यूलर और एक होता है इंट्रामॉलिक्यूलर। इंटर और इंट्रा में अब तो आपको पूरा डिफरेंस पता होगा, ठीक है। इंटर मतलब कि अलग अलग मॉलिक्यूल के बीच में, जैसे कि HF और यहां पे HF, ये क्या है, ये एक अलग मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल, फर्स्ट मॉलिक्यूल, ये क्या है हमारा, ये है सेकेंड मॉलिक्यूल, ठीक है, भले ही सेम दिख रहे हैं ना। अब इनके बीच में जो फोर्स बनेगा, इनके बीच में जो फोर्स होगा, इनके बीच में जो बॉन्डिंग होगी, उसको ही मैं क्या बोलूंगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग,
डैश लाइन से उसको शो करा जाता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग को। क्लियर है? तो ये क्या हो गया, इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। बात करते हैं इंट्रामॉलिक्यूलर। ठीक है, यहां पे देखो ये दोनों सेम है, ये हो जाएगा इंट्रामॉलिक्यूलर, कर लो इसको, और वो हो जाएगा इंटर। ठीक है, ये हो जाएगा इंट्रामॉलिक्यूलर, ये होगा इंटर। इंट्रामॉलिक्यूलर मतलब एक ही कंपाउंड के अंदर। अब इसके एग्जांपल में अभी रिवील नहीं करूंगा, अपन समझेंगे आगे। ठीक है, चलो एक एक करके दोनों को समझते हैं। पहला है इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये देखो पानी तैर रहा है, ठीक है, ध्यान से देखना। आप यहां पर अलग अलग मॉलिक्यूल के बीच में जो बॉन्डिंग हो रही है उसकी बात हो रहा है। देखो यहां पे क्या लिखा है, एसोसिएशन ऑफ 2 और मोर मॉलिक्यूल बाय हाइड्रोजन बॉन्ड इज नोन एज इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। चलो HO, ये H, ठीक है, HOH। अब इनके बीच में अगर बॉन्डिंग होगी तो कैसा होगा, ऐसा होगा। ये एक H, यहां पे फिर से क्या हो जाएगा, एक ऑक्सीजन और फिर एक H। ठीक है, फिर से क्या होगा, देखो फिर से बॉन्डिंग करा दो, यहां पे एक H आ जाएगा इधर, फिर ऑक्सीजन और ये एक H। तो ये जो बॉन्डिंग हो रही है, ये क्या हो रही है, इस बॉन्डिंग को ही बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। कौन सी बॉन्डिंग, ये वाली बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्लियर है, समझ में आ गया? अब मैं आपको ये वाला ग्लास यहां क्यों रखा हुआ है, मैं ये बताना चाहता हूं। ये जो आइस है, इसकी डेंसिटी ये ऊपर क्यों तैरती रहती है, ये ऊपर क्यों तैर रहा है, पानी क्यों नीचे है, नीचे चला जाना चाहिए भैया, ये तो सॉलिड है ना। आइस हम सबको जानते हैं कि ये सॉलिड होता है और ये तो लिक्विड है। तो कायदे से तो इस सॉलिड को लिक्विड के अंदर क्या, जहां पे जाके बैठ जाना चाहिए था, यहां पे ऐसे जाके बैठ जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा तो नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है, इसका रीजन अपन इसमें ही समझेंगे, ध्यान से देखना। यहां पर अगर मैं बात कर रहा हूं, सिर्फ इस वाले वाटर को देखो, सिर्फ ये वाले वाटर को देखो, ये वाला वाटर, इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर है ये कितना होगा। कोऑर्डिनेशन नंबर मतलब कि वो चीज जितनी चीजों से घिरी हुई है, मतलब वो एक मॉलिक्यूल जितने चीजों से घिरा हुआ है, उसको क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर। ठीक है, तो इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो कितना है, कितने मॉलिक्यूल से घिरा हुआ है, एक इससे, तो ये 2 होता है। तो H2O लिक्विड के केस में जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो कितना होता है, 2 होता है। अब बात करते हैं H2O सॉलिड की। अब H2O सॉलिड में देखो क्या हो सकता है, यहां पर H, ये O, ये एक H, ऑक्सीजन के पास होते हैं 2 लोन पेयर्स। ध्यान से देखना, यहां पर क्या होगा, H, फिर से O, ये एक H, ऐसा बनेगा। ठीक, इनके बीच में होगी ऐसी बॉन्डिंग, ठीक है, इनके बीच में होगी ऐसी बॉन्डिंग। ठीक है, फिर से सेम ऐसा 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 करके H, फिर से सेम ऐसा 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 करके H। ठीक है, ये ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन। ठीक है, तो इनके केस में जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है वो होता है 4। एक जो मॉलिक्यूल है वो 4 एटम से ऐसे घिरा हुआ होता है। देखो ये ऑक्सीजन है, ये वाला हाइड्रोजन है, कोई और ऑक्सीजन इसको खींच रहा होगा, ये वाला हाइड्रोजन है, इसको कोई और ऑक्सीजन खींच रहा होगा। ठीक है, तो इनके बीच में क्या होता है, यहां पर कोऑर्डिनेशन जो नंबर है वो होता है 4, मतलब एक मॉलिक्यूल 4 ऐसे एटम से घिरा हुआ होता है। अब यहां पे देखो, यहां पर आपको एक ऐसा स्पेस देखने को मिल रहा है। कौन सा स्पेस, देखो ये स्पेस, ये स्पेस, ये स्पेस देखने को मिल रहा है ना। तो ये क्या है, एक खाली स्पेस है, ये है एक आपकी खाली स्पेस। ठीक है, तो इनको ही बोला जाता है वॉइड स्पेस, वॉइड स्पेस, ब्लैंक स्पेस, खाली स्पेस। ब्लैंक स्पेस लिखते नहीं है, आप सभी के लिए मैंने समझाने के लिए लिखा है, आप मत लिखना। ठीक है, वॉइड स्पेस बोला जाता है इसको, खाली जगह है। ठीक है, खाली जगह में क्या भरा होगा, हवा भरा होगा, सिंपल सी बात है, हवा ही होगी। ठीक है, खाली जगह में सिर्फ हवा है, जिसके कारण इसकी जो डेंसिटी है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। किससे, वाटर से। वाटर में तो कोई जगह ही नहीं है ना, वाटर में तो कोई खाली जगह नहीं है, तो यहां पर खाली जगह, इसलिए डेंसिटी इसकी कम हो जाती है। इसलिए H2O सॉलिड की जो डेंसिटी है वो कम होती है, किससे, H2O लिक्विड से। समझ में आ गया? लेकिन वॉल्यूम ज्यादा होता है भाई, वॉल्यूम इसका ज्यादा होता है, इसका कम होता है। ठीक है, उनमें चीजें अलग है। इतना समझ में आ गया कि इंटर में क्या होता है। इंटर मतलब एक ही मॉलिक्यूल के अंदर। और भी एग्जांपल है क्या सर, बहुत सारे एग्जांपल है। HF का ले लो, HF ऐसे, तो क्या होगा, इनके बीच में बॉन्डिंग होगी,
इनके बीच में भी क्या होगी, बॉन्डिंग होगी, तो इसको क्या बोलते हैं अपन, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। यहां तक सभी को क्लियर है? ठीक है, तो अपन को ऐसे ही बस समझना था, ऐसे ही आपको समझना है। ठीक है, चलो अब अपन बात करते हैं किसकी, थोड़ा और आगे चलते हैं। अब अगर आपको थोड़ा सा भी कंफ्यूजन है तो अपन थोड़ा आगे चलते हैं। इसमें क्या है अपना, देखो ये इंट्रा है, इंट्रा वाला। ठीक है, तो अपन को थोड़ा सा और इसमें एग्जांपल्स देखने हैं, तो इसको लिखो, फिर मैं आगे चलता हूं, वरना फिर मिटाना पड़ेगा। देखो अपन ने एग्जांपल देख चुके, जिसमें वाटर की बात करी थी, लिक्विड H2O, और अपन ने सॉलिड H2O की बात करी थी। अब कुछ और एग्जांपल भी है, ध्यान देखना। आपने बहुत जगह सुना होगा कि डायमर फॉर्मेशन, डायमर का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। और ज्यादातर आपने एग्जांपल सुना होगा एसिटिक एसिड का, एसिटिक एसिड का, है ना। अब यहां पर कैसे बनता होगा भाई, डायमर कैसे बन रहा है? ठीक है, और ये बनता है क्या, एसिटिक एसिड इन वेपर फेज के अंदर, वेपर फेज में अंदर, मतलब कि जब उड़ रहा है तब डायमर का फॉर्मेशन हो रहा है। कैसे बन रहा होगा, ध्यान सुनो। एसिटिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है, CH3 COOH। इसको बनाऊंगा कैसे, ऐसे देखो, CH3 C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन और एक हाइड्रोजन। ठीक है, सेम इसका एक और मॉलिक्यूल होगा, ऐसे देखेगा O, यहां पे बना रहा हूं कार्बन, ये बना रहा हूं मैं डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और यहां पे CH3। ये दोनों के दोनों कोई और नहीं, दोनों के दोनों एसिटिक एसिड ही हैं, अलग अलग मॉलिक्यूल हैं, तो इंटरमॉलिक्यूल हो गया। अब देखो हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैसे बनेगा, ध्यान से देखना। ये ऑक्सीजन और ये वाला हाइड्रोजन, क्यों, क्योंकि यहां पे इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस है कि नहीं। सेम इसमें भी ये देखो, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, तो ये क्या है आपका नेगेटिव है ना ऑक्सीजन, तो क्लियर। तो इनके बीच में क्या होगा, देखो ऐसा बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। अब ये एक टाइप की रिंग टाइप का बना ले, देखो एक रिंग टाइप का, तो दोनों के दोनों मॉलिक्यूल आपस में एसोसिएट हो गए, कंबाइन हो गए, डायमर का फॉर्मेशन हो गया। ठीक है, तो इसको ही क्या बोला जाता है, डायमर, डायमराइजेशन भी बोल देते हैं इसको। क्लियर है। और इन दोनों के बीच में जो बॉन्डिंग हुई है, वो बॉन्डिंग का नाम क्या है भाई, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, आप लोग बीच में ना लेके, वरना हौच पौच हो जाएगा। क्लियर, चलो अब बात करते हैं आगे। अब आपने सुना होगा कि सर जो एल्कोहल होती है, जो एल्कोहल होता है वो वाटर के अंदर सॉल्युबल हो जाता है, वो कैसे होता होगा, चलो देख लेते हैं। एग्जांपल ले लेते हैं, मेथनॉल CH3, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, ऐसा दिखता है। ठीक है, इसकी जगह आप ROH भी लेके चल सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है ना। अब ध्यान से देखना, ये हो गया R, ये हो गया ऑक्सीजन, ये हो गया हाइड्रोजन। ठीक है, चलो अब देखो यहां पे क्या होगा, फिर से एक हाइड्रोजन होगा, यहां ऑक्सीजन होगा, यहां हाइड्रोजन होगा, ये वाटर का मॉलिक्यूल हो गया। ठीक है, इनके बीच में फिर से इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस आगे देखो, तो यहां पर क्या बन जाएगा, हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गई। और ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग कौन सी है, इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। समझ में आ गया। सिर्फ आपको दो तीन चीजों के बारे में ध्यान रखना है। अगर हाइड्रोजन किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से जुड़ा हुआ है तो वो बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। वो बॉन्ड का फॉर्मेशन कौन सा करेगा, अब वो आपको देखना पड़ेगा कि इंटर है या फिर इंट्रा है। क्लियर, चलो आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की। इसके एग्जांपल ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो देखो, द एसोसिएशन ऑफ हाइड्रोजन विथ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम विथ इन, ध्यान से देखो, विद इन सेम मॉलिक्यूल और हाइड्रोजन बॉन्डिंग इनसाइड द मॉलिक्यूल इज नोन एज इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। एग्जांपल से समझेंगे। देखिए देखो, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल का नाम सुना है, ये हो गया आपका बेंजीन, ये हो गया बेंजीन, ये हो गया OH लग गया तो ये हो गया फिनॉल। अब ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल में क्या होता है, यहां पर एक नाइट्रोजन होगा, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और ये वाला एक ऑक्सीजन ऐसा होगा प्रेजेंट। क्लियर, समझ में आ गया। अब ध्यान से देखना, क्योंकि यहां पर भी अगर इसको मैं थोड़ा सा ओपन कर देता हूं तो अच्छे से दिखेगा। यहां पे हाइड्रोजन को थोड़ा सा अपन ऐसे बना देते, देखो ये हाइड्रोजन। ठीक है, अब ये इसको बोला जाता है ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, नाइट्रोफिनॉल। ठीक है, ध्यान से देखना, यहां पर ये ऑक्सीजन और इस हाइड्रोजन के बीच में एक बॉन्डिंग होती है जिसका नाम होता है हाइड्रोजन बॉन्ड। अब देखो, दूसरा मॉलिक्यूल लाने की जरूरत ही नहीं पड़ी, इसने अपने ही मॉलिक्यूल के अंदर एक बॉन्डिंग कर ली। उसको क्या बोला जाएगा, इसको मैं बोलूंगा इंट्रा
क्या बोलूंगा इसको मैं, बड़े बड़े शब्दों में लिख लो, इंट्रा। अपने ही मॉलिक्यूल के साथ क्या कर लिया इसने, बॉन्डिंग कर ली। ठीक है, चलो और भी एग्जांपल है, बहुत सारे एग्जांपल है। देखो ये हो गया आपका फिर से एक बेंजीन। ठीक है, ध्यान से देखो, ये OH और C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और यहां पर एक हाइड्रोजन। ठीक है, तो क्या करो, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन ऊपर लिखो, इसको नाइट्रोजन को नीचे लिखना, मतलब हाइड्रोजन को एक नीचे लिखना। ठीक है, ऐसा दिखेगा, ये हाइड्रोजन। क्या होगा, फिर से इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस, इसके बीच में नेगेटिव, यहां पर पॉजिटिव, आपस में बॉन्डिंग होगी। ये क्या हो जाएगा आपका, इंट्रा हाइड्रोजन बॉन्डिंग लिख रहा हूं, सिर्फ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये भी आपको एक चीज सिमिलर देखने को मिल रही है कि ये भी क्या है, देखो ऑर्थो है, ये ऑर्थो सैलिसाइल्डिहाइड, ऑर्थो सैलिसाइल्डिहाइड। अब सर ऑर्थो का मतलब क्या होता है? ठीक है, कोई भी फंक्शनल ग्रुप उसके अगर बगल में जुड़ा हुआ है तो ऑर्थो, उसके अगर एक के बाद जुड़ा हुआ है तो मेटा, उसके और बाद में जुड़ा हुआ है तो पैरा। ठीक है, तो मैं नाम लिख देता हूं यहां पे, ऐसे देखो, यहां पे लिख रहा हूं, ध्यान से देखना। ये हो गया एक बेंजीन। ठीक है, ऐसा, ये साइक्लोहेक्सेन, यहां पे सारे बॉन्ड लग गए तो ये हो गया बेंजीन। क्लियर, चलो अब यहां पर अगर कोई भी फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ है, फंक्शनल ग्रुप है मतलब मेन ग्रुप है वो, ठीक है, अगर जुड़ा हुआ है, उसके जस्ट पहली पोजीशन पे जुड़ा हुआ है तो उसको बोलूंगा ऑर्थो, यहां पर जुड़ा हुआ है तो मेटा, और यहां पर जुड़ा हुआ है तो पैरा। सर बाकी के क्या नाम हो जाएगा? बाकी का भी सेम हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका ऑर्थो डैश, ये हो जाएगा आपका मेटा डैश, पैरा तो एक ही रहेगा। क्लियर है? ठीक है, तो जितने भी जो इंट्रा मॉलिक्यूलर वाले होते हैं वो ज्यादातर क्या होते हैं आपके, ऑर्थो प्रोडक्ट ही होते हैं, ऑर्थो कंपाउंड ही होते हैं। क्लियर है? समझ में आ गया इतना? ठीक है, तो बस आपको इतना जो है बहुत अच्छे से समझना है कि इंट्रा और इंट्रा क्या हो रहा है। अब यहां पे सुनो, यहां पर एक रिंग का फॉर्मेशन आपको देखने को मिल रहा है। फिर से देखो, ये रिंग का फॉर्मेशन देखने को मिल रहा है, देखो पूरी की पूरी एक रिंग बन जाएगी, 1 2 3 4 5 6, देखा ऐसे, देखो यहां पे दिख रहा है 1 2 3 4 5 6, 6 मेंबर रिंग, और यहां पे भी क्या हो जाएगा, 6 मेंबर रिंग। तो मैं बोलूंगा ये जो 6 मेंबर रिंग है इसको ही क्या बोला जाता है, चिलिट्स, इसको ही बोला जाता है चिलिट्स। ठीक है, तो इनके भी नाम लिख लो भाई, इसको बोला जाता है चिलिट्स, चिलिट्स बोलते हैं इसको। क्लियर है? मतलब एक एक्स्ट्रा रिंग का जो फॉर्मेशन हो रहा है उसको चिलिट बोलते हैं, ये स्टेबल रिंग होती है। अब ध्यान से सुनना, क्योंकि ये आपस में ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है तो ये आप फिर क्या हो जाएगा, वॉलेटाइल हो जाता है। ये थोड़ा सा तुम टेम्परेचर दोगे वो पूरा का पूरा मॉलिक्यूल लेके उड़ जाएगा, ऐसा नहीं होगा एक एक बॉन्ड टूटेगा। ठीक है, तो इसके ही कारण इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का बॉइलिंग पॉइंट कम होता है, मेल्टिंग पॉइंट भी कम होता है इंटर मॉलिक्यूलर से। क्योंकि ध्यान से सुनो, अगर मैं बात कर रहा हूं इंटर की, ठीक है, ध्यान से देखना, हाइड्रोजन HF ले लो, HF आपस में फिर HF, फिर आपस में फिर HF, ऐसे। ठीक है, तो ये देखो एक चीज हमें एक और देखने को मिल रही है कि ये क्या बढ़ा रहा है, अपना साइज बढ़ाते जा रहा है, मॉलिक्यूलर वेट बढ़ाते जा रहा है, और मॉलिक्यूलर वेट बढ़ाएगा तो क्या हो जाएगा भाई, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। सरफेस एरिया बढ़ा रहा है, देखो अपना एरिया बढ़ाते ही जा रहा है तो ये क्या हो जाएगा, उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। ठीक है, इसीलिए याद रखना हमेशा इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग में, ठीक है, ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट होता है, किससे, इंट्रा से। क्लियर, समझ में आ गया? ठीक है, तो ये कुछ एग्जाम्पल थे ये अपन को देखने थे। अब बात करते हैं एक अलग से एग्जाम्पल जिस पे अपन ने बात नहीं करी है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग कभी भी, यहां पे देखो क्या है, एनायन ऑफ कैरोस एसिड, ये कैसा होता है, ये H2SO5, इसको बोला जाता है कैरोस एसिड। ठीक है, अब एसिटाइलिन कैसा दिखता है, C2H2, मतलब कि H C ट्रिपल बॉन्ड H और ये C। अब कुछ सिर्फ ऐसे केस हैं जिसके अंदर कार्बन भी क्या करता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है। बहुत कम ऐसे केस है हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है। ठीक है, बहुत कम ऐसे केस है। ठीक है, अब देखो यहां पर अगर इसको मैं एसीटोन के अंदर डालता हूं, एसीटोन कैसा दिखता है, ऐसा देखो, ये O डबल बॉन्ड C CH3 ऐसे दिखता है।
ठीक है, इसको शॉर्ट में लिखना चाहूं जैसे कि यहां पे लिखा हुआ तो कैसा दिखेगा, ध्यान से देखो, ये ऐसा दिखेगा। यहां पे मैं इसको ऐसे लिख दे रहा हूं, CH3 C डबल बॉन्ड O और ये CH3, ये हो गया एसीटोन। ठीक है, प्लस ध्यान से देखो, ये ऑक्सीजन डबल बॉन्ड कार्बन CH3 और ये CH3, तो ये वाला हाइड्रोजन जो कि इस कार्बन से जुड़ा हुआ है, इस कार्बन से जुड़ा हुआ है, इसके बीच में क्या जाएगा, ये हो जाएगा आपका पॉजिटिव, ये हो जाएगा नेगेटिव। ठीक है, ये आपका क्या है, नेगेटिव, आपस में हो जाएगी इनकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। बस कुछ ही ऐसे केस हैं जिसके अंदर कार्बन से अगर हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है तो वो भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है, जैसे कि एसिटिलीन, एसिटिलीन। ठीक है, एसिटिलीन का फॉर्मूला क्या होता है, C2H2, ऐसा। क्लियर है, समझ में आ गया? क्यों? क्योंकि ये कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है, sp, sp मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, तो खींच लेगा ना उसको अपने साइड। क्लियर है, तो ऐसे समझ लो, तो ये बन जाएगा आपका ऐसा हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन। अब कैरोस में क्या होता है, इसमें ध्यान से देखो, ऐसा बनता है सल्फर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। एक बच्चे ने मेरे से पूछा था, मेरे को याद है, किसी ने आस्क्ड आउट में पूछा था कि इसका जो आएगा ऑक्सीडेशन स्टेट, इसका सर +8 कैसे आ रहा है, ऐसे पूछा था। ठीक है, चलो बताऊंगा मैं आगे। ये ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन, ये हाइड्रोजन, ये हो गया। ठीक है, कितने होगा, 1 2 3 4, ये हो गया। अब बचा एक ऑक्सीजन और यहां पर एक हाइड्रोजन। क्लियर? ठीक है, तो 1 2 3 4 5। क्योंकि ऑक्सीडेशन स्टेट का ज्यादा क्यों आता है, क्योंकि यहां पर आपको परऑक्साइड लिंकेज देखने को मिल रहा है। ये क्या है आपकी परऑक्साइड लिंकेज है, परऑक्साइड लिंकेज। चलो ये तो बात अलग हो गई। अब ध्यान से सुनते हैं कि इनके बीच में इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैसे होगा। ध्यान से देखना, ध्यान से बस देखते रहो। यहां पर ये वाला हाइड्रोजन निकलेगा, ये वाला हाइड्रोजन निकलेगा, इसके ऊपर जाएगी नेगेटिव चार्ज। ठीक है, ये हो जाएगा नेगेटिव। तो यहां पर इनके बीच में क्या होता है, एक बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाए, रिंग का फॉर्मेशन होगा। क्या होगा, रिंग का फॉर्मेशन होगा इधर। ठीक है, और क्या बनाएगा वो, इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा, वो ऐसे बनेगा। क्लियर है? तो ये जो ऑक्सीजन ऑक्सीजन है ये साइड में होंगे, ये वाला ऑक्सीजन और ये वाला हाइड्रोजन आपस में क्या कर लेगा, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेगा और रिंग का फॉर्मेशन हो जाएगा। क्लियर है, समझ में आ गया? चलो, तो बस आपको इतना ही समझना था। यहां पर अपना खत्म होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो बस इसी के साथ आपका ये वाला जो वीडियो है ये समाप्त होता है। दो चीजों के बारे में अपन ने मेजरली ध्यान दिया है, एक वंडरवॉल फोर्स और दूसरा अपना हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जो कि डायपोल डायपोल के ही अंदर आता है, उसकी कैटेगरी का है। ठीक है, अब ये वाला जो टॉपिक है अपन केमिकल बॉन्डिंग में कवर करने वाले थे, क्योंकि यहां पे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, तो मैं इसको यहां पर आप सभी के लिए लेके आया। ठीक है, और भी बात करते रहेंगे अपन फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, हाइड्रोजन बॉन्ड को लेके। ठीक है, तो अपन आगे भी डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो बस बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का जुड़ने के लिए। अब मैं मिलूंगा आपसे आने वाले वीडियो में, मैं मिलूंगा वहां लर्न फ्री पर बेस्ट जा। थैंक यू सो मच, बाय बाय, ख्याल रखें।